सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 2020 बोर्ड क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 13 जिसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उससे आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है उसका भी लगभग मान के चलो 30% चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ कॉइल इज कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कॉइल के अंदर वो चेंज होती है, यानी सिंपल समझो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से कोई चीज़ पैदा हो तो हम कहेंगे इंड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से पैदा हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी मैंने आपको बताया इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आंसर आपको लिखना है द इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है, पैदा होता है, या कह सकते हो इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब चेंज करते हैं उसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है या इंड्यूस होता है वही हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स। तो फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है उससे हमको क्या पता चलता है, क्या चीज़ मिलती है? तो यहाँ आप देख सकते हो आपका जो थंब है वो कंडक्टर के मूवमेंट का डायरेक्शन शो करेगा, और जो आपकी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन शो करेगी जो कि नीचे की तरफ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्शंस की बात की जा रही है, कोई वैल्यू नहीं बता रहा, कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो 1 मार्क्स में यही क्वेश्चंस थे। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 कॉइल्स हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंड ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एज शोन। तो आपको जैसे यहाँ दिखा रहा है कि एक कॉइल 1 है ये पूरी आपकी, और कॉइल नंबर 2 है। किस चीज़ की कॉइल है? ये कॉपर वायर की है जो कि इंसुलेटेड है, यानी इसके ऊपर कवरिंग की है, खुला हुआ तार नहीं है। और किस चीज़ पे लपेटा गया है? आप देख सकते हो ये जो पूरा सिलेंडर का है ना, तो ये एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जनरली हम एक मोटा पेपर रोल यूज़ कर लेते हैं इस सिलेंडर को बनाने के लिए। आगे कह रहा है कॉइल 1 के अंदर ज़्यादा टर्न्स है अगर हम कंपेयर करें कॉइल 2 से। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख ही सकते हो कि कॉइल 1 के अंदर ज़्यादा इस तरह से इसे टर्न दिया गया है, और कॉइल 2 के अंदर ये टर्न्स कम है। आपको अपने ऑब्जर्वेशन बताने हैं क्या चीज़ ऑब्जर्व होगी। पहली बार जब की को क्लोज किया जाएगा तब, और दूसरा जब की को ओपन किया जाएगा। आपको रीज़न भी लिखना है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर होगा क्या। यहाँ देख सकते हो आपकी ये बैटरी है, पहले की ओपन रही होगी यानी स्विच ऑफ रही होगी। तो यहाँ थोड़ा समझ लो, क्लोज का मतलब स्विच ऑन होता है और ओपन का मतलब होता है स्विच ऑफ। ये जो डायग्राम में शो कर रहा है जहाँ बीच में डॉट है, इसका मतलब की क्लोज है यानी स्विच ऑन हो गई है, और स्विच ऑन होगी तो करंट इसके अंदर फ्लो होने लगेगा। तो पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था। पहला चीज़ हमसे ये पूछ रहा है कि जब की को हम क्लोज करेंगे यानी स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा। तो जब स्विच ऑफ थी तो करंट 0 रहा होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे यानी स्विच ऑन करेंगे तो करंट इसके अंदर फ्लो होने लगेगा, यानी कॉइल 1 के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। मान लो कोई करंट आई है, आई करंट फ्लो होने लगा। अब ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो समझ लो कि जब करंट फ्लो होता है यानी इस कॉइल 1 के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब क्योंकि जो कॉइल 2 है वो थोड़ा सा करीब है इसके, इसलिए कॉइल 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेंज के अंदर ये आ जाएगी, यानी कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड का असर कॉइल 2 पे पड़ेगा। तो जब करंट 0 था तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 रही होगी। जब करंट फ्लो होने लगा उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मान लो एम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एम उसकी वैल्यू है। तो अगली चीज़ आपको ये समझनी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो एक करंट इंड्यूस होता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, 0 से m हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, करंट इंड्यूस होगा। तो कॉइल 2 के अंदर करंट इंड्यूस होगा, यानी एक करंट जनरेट होगा। अब वो करंट हमको कैसे पता चलेगा जनरेट हुआ है या नहीं? उसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है जो कि हमको करंट शो कराएगा, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। यानी नॉर्मल कंडीशन में गैल्वेनोमीटर इस तरह से ऊपर पॉइंट करेगा 0 पे। अगर इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये पॉइंटर या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न करेगा और कुछ वैल्यू देगा। अब गैल्वेनोमीटर की खास बात ये होती है कि करंट का डायरेक्शन भी शो करता है। तो यहाँ पर मान लो राइट साइड ये
टर्न करेगा। अब ये जो करंट इंड्यूस होगा, ये जो करंट जनरेट होगा, वो कितनी देर के लिए होगा? बहुत थोड़ी देर के लिए। यानी यहाँ पर देखो, जब करंट 0 था और जैसे ही हमने की को क्लोज किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा आई, तो बस इतने ही टाइम तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई। उसके बाद तो करंट कांस्टेंट है भाई, स्विच ऑन है, करंट अपना फ्लो हो रहा है, आई करंट आगे फ्लो होता चला जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे जाकर ही कांस्टेंट हो जाएगी। यानी पहले एक बार तो 0 से m हुई, उसके बाद ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि करंट नहीं बदल रहा है। तो बहुत थोड़े टाइम के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड 0 से m होगी, उसी टाइम के लिए इसके अंदर करंट शो होगा, एक डिफ्लेक्शन शो होगा। यानी पहले ये मान लो राइट साइड जाएगा और उसके बाद वापस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया, करंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी और इसीलिए दूसरे वाले कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। अब यहाँ हम आंसर देख लेते हैं पहले वाले पार्ट का। जो गैल्वेनोमीटर जी है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी 0 वाले से हट के लेफ्ट या राइट किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा बहुत थोड़े टाइम के लिए। यानी जितने टाइम में वो 0 से m हो रहा है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, बस उतने टाइम के लिए डिफ्लेक्शन देगा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुई, करंट फिर से उसके अंदर 0 हो जाएगा। अब सेकंड वाले केस में क्या होगा, जब की को ओपन किया जा रहा है, यानी स्विच ऑफ किया जा रहा है, तो भाई यहाँ पर स्विच ऑफ कर दोगे तो करंट फ्लो होना बंद कर देगा, करंट 0 हो जाएगा। तो पहले आई करंट फ्लो हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, ये 0 करंट फ्लो होगा। तो करंट 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले जब हमने की को क्लोज किया था, यानी स्विच ऑन किया था, तो 0 से m हो गया था, लेकिन अब फिर से हम स्विच ऑफ कर रहे हैं, की को ओपन कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, m से 0 हो रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इस कॉइल 2 के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, बस थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में ये m से 0 हो रही है उतनी टाइम के लिए। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा फिर से गैल्वेनोमीटर के अंदर, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। यानी मान लो पहले ये इस तरह से पॉइंट कर रहा था, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0 से m हुई तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ हो गया, ठीक है, राइट साइड। तो m से जब 0 होगी इस वाले केस में, अब डिफ्लेक्शन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ी देर के लिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगा, सीधी सी बात है, यहाँ देख सकते हो 0 से m हो रहा है और यहाँ m से 0 हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं, इसीलिए डिफ्लेक्शन भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको लिख देना है कि जो गैल्वेनोमीटर जी है वो शो करेगा डिफ्लेक्शन बहुत थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ आप लिख सकते हो जो गैल्वेनोमीटर जी है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा थोड़े टाइम के लिए अपोजिट डायरेक्शन में टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, यानी फर्स्ट वाले में जो ऑब्जर्व हुआ था जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर आपको कॉमन रीज़न लिख देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर हम वर्ड समझ लेते हैं कैसे हम लिखेंगे। ड्यू टू वेरिएशन इन करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1, यानी कॉइल 1 के अंदर करंट का वेरिएशन हो रहा है, 0 से आई से 0, ये मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, जो कॉइल 2 के अंदर है वो चेंज होगी, इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। और गैल्वेनोमीटर जो है वो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है, यानी एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी 0 से वो कोई वैल्यू शो करेगा, मूव करेगा, टर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो पहला वाला है जिसका रीजन आपको बताना है, देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्टेट सोलिनॉइड। तो ये आपका डायग्राम है, इसको देखो आपको नहीं बनाना है, ये मैंने बुक से इसलिए लिया है ताकि आपको यहाँ समझा सकूँ, ठीक है। तो आंसर का पार्ट ये डायग्राम नहीं है। अब देखो ये सोलिनॉइड का डायग्राम है, यहाँ पर देख रहे हो, अगर इस साइड हम देखें लेफ्ट साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्वर्ज हो रही है, यानी आपस में जाके मिल रही हैं। तो एक एंड जो कि इसका मान लो ये साउथ पोल है, जो कि यहाँ दिखा भी रहा है, तो साउथ पोल में क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कन्वर्ज हो रही है, वो आके मिल रही हैं। और नॉर्थ पोल की अगर बात करें, ये आपका नॉर्थ पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जा रही है। तो यही बात कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड या तो कन्वर्ज हो रही है यानी मिल रही है, या डाइवर्ज हो रही है यानी दूर जा रही है नियर द एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो इसका क्या रीज़न है, तो चलिए रीज़न देख लेते हैं। तो यही सारी चीज़ आपको लिखनी है, आगे लिखोगे बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर नियर द पोल से एंड ऑफ सोलिनॉइड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा करीब होगी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो साउथ पोल ले लो चाहे नॉर्थ पोल ले लो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन करीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो आप लिख सकते हो जो आपके पोल्स होते हैं या जो एंड्स होते हैं सोलिनॉइड के, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, इसीलिए लाइंस करीब होती हैं।
अब इसका सेकंड पार्ट ये है, द करंट कैरिंग सोलिनॉइड वन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कोई हमारा सोलिनॉइड है, उसको हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया, यानी लटका दिया। मान लो इसे धागे से बांध के हमने लटका दिया, तो धागे से बंधा होगा तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सकता है। तो कह रहा है किसी एक डायरेक्शन में ये आके रुकेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आके रुक गया, किसी एक डायरेक्शन में ही ये पॉइंट करेगा। तो इसका रीज़न क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं आज स्टेटमेंट क्या है, उसको रीज़न समझ लेते हैं। तो इसका रीज़न ये है, बिकॉज इन दैट केस इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। तो आपका जो सोलिनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ये चीज़ अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं तो ऐसे समझ लो, अगर कोई हमने बार मैग्नेट लिया है तो इसका क्या होगा, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, ठीक है। इसको अगर ऐसे हम बीच से धागा बांध के लटका देंगे तो ये क्या करेगा, देखो हमारी ये अर्थ है, अर्थ का भी नॉर्थ और साउथ होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जो आपका बार मैग्नेट है ना, वो क्या करता है, जैसे ये हमारा बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट का जो साउथ है वो अर्थ के जो नॉर्थ है उसकी तरफ टर्न करेगा, यानी उसी की तरफ जाएगा। और इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। यानी ये जो बार मैग्नेट है ये घूम के अपने आप को इसी डायरेक्शन में फिक्स कर लेगा, यानी इसका साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, उसी डायरेक्शन में शो करेगा। और जो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। तो जैसे कि बार मैग्नेट में होता है उसी तरीके से सोलिनॉइड भी ये करता है। अब थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो ये वाला पार्ट आपके 2022 के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, टर्म 2 के, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर है तो इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई फ्यूज़ है वो बर्न हो गया तो आपको रिप्लेस करना पड़ता है उस फ्यूज़ से जो कि जिसकी रेटिंग सेम हो, यानी पहले जो फ्यूज़ की जो रेटिंग थी उसी रेटिंग का आपको फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि अगर मान लो कोई फ्यूज़ है, उसकी एक रेटिंग है, जैसे हम मान लेते हैं एक फ्यूज़ है आपके पास, उसकी रेटिंग है 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर के अंदर अंदर करंट फ्लो होने देगा। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो फ्यूज़ का जो वायर है वो ब्रेक कर जाएगा और करंट के फ्लो को रोक देगा। अब आपने क्या किया, उसकी जगह दूसरे फ्यूज़ को ले आए जिसकी रेटिंग ज़्यादा है। मान लो आपने एक फ्यूज़ लाया जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर है। अब क्या होगा, तो ये जो नया वाला फ्यूज़ आप लगाओगे वो उसका जो वायर है वो बर्न नहीं होगा व्हेन अ करंट ग्रेटर देन सेफ लिमिट इज फ्लोइंग, यानी करंट अब ज़्यादा फ्लो होगा तो भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी लिमिट कितनी हो गई, 5 एम्पियर। तो मान लो 4 एम्पियर करंट भी फ्लो करा देगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है या जो भी आपका अप्लायंसेज है वो डैमेज हो सकता है। मान लो कोई चीज़ आप उस करंट से चला रहे हो और उस डिवाइस की लिमिट है 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर तक करंट फ्लो होगा तब ठीक है। इससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो गया तो वो बर्न कर सकता है। तो 2 एम्पियर वाला आपने लाया था तो ठीक था कि करंट 2 एम्पियर के अंदर अंदर रहेगा, इससे ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन अब आपने 5 एम्पियर की ला दिया, यानी अब 5 के अंदर अंदर फ्लो हो सकता है, यानी 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है और ज़्यादा फ्लो होगा तो वो चीज़ जल सकती है। इसलिए हम जब रिप्लेस करना होता है किसी फ्यूज़ को तो उसी रेटिंग का हम लगाते हैं, दूसरा नहीं लगाते, कम ज़्यादा नहीं लगाते। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉइल है इंसुलेटेड वायर की जिसे हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। क्या ऑब्जर्व होगा जब एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को जिसका साउथ पोल कॉइल की तरफ फेस कर रहा हो उसको हम, यानी जो मैग्नेट है उसके कॉइल की तरफ ले जाएंगे तब क्या होगा, कॉइल से दूर ले जाएंगे तब क्या होगा, और उसे रोके रखेंगे, यानी ना दूर ले जा रहे हैं ना करीब, जहाँ पर है वहीं रुका है, तब क्या होगा। इन तीनों केसेस में आपको बताना है। तो देखो ये आपका डायग्राम है, ये आपको नहीं बनाना है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया हुआ है। तो इंसुलेटेड वायर की ये कॉइलिंग की गई है और इसे किससे कनेक्ट कर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर से, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपका ये रेड कलर से मैग्नेट है। इसमें ये कह रहा है जो आपका साउथ पोल है वो कॉइल की तरफ है, तो नॉर्थ पोल इस तरफ होगा। अब पहले केस में ये कह रहा है कि अगर मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाएंगे तब क्या होगा, दूसरे में कह रहा है कि कॉइल से दूर ले जाएंगे तब क्या होगा, तीसरे में कह रहा है कि वहीं रुका रहे जो आपका मैग्नेट है तब क्या होगा। तो अब ये बताओ, अगर मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब ले जाएंगे तो इस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। भाई मैग्नेट जितना करीब होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे जैसे कोई भी चीज़ अगर आप लो, वैसे जनरली मैग्नेट से आप दूर लेते जाओगे तो मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाती है, यानी मैग्नेट की कुछ लिमिट होगी ना, वहीं तक किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएगा। जितना करीब रखोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। तो जब कॉइल के करीब ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी गैल्वेनोमीटर दिखाएगा कि हाँ कुछ करंट इसके अंदर फ्लो हुआ। इसी तरह से जब इसे दूर ले जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है,
और चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। लेकिन इस बार क्या होगा, पहले केस में क्या हो रहा था, मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड जो उस कॉइल में थी वो m थी, जब करीब ले जाओगे तो बढ़ जाएगी 2m हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। तो मान लो डिफ्लेक्शन आपको राइट साइड शो किया। अब जब इसे दूर ले जाओगे तो पहले मान लो 2m थी, अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, 2m से m हो जाएगी। तो इस केस में भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी करंट शो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जब उसे स्टेशनरी रखोगे यानी बिल्कुल मूव नहीं करा रहे हो मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, यानी एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें, चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी एक डायरेक्शन में। दूसरे केस में जब हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं उस केस में भी हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जो पहले वाला डायरेक्शन था उसका अपोजिट। और तीसरे केस में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे हैं। बी वाला पार्ट कह रहा है कि इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको कंक्लूजन बताना है जो भी आपने ऑब्जर्व किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। तो एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो मैग्नेट का जो मोशन है कॉइल के रिस्पेक्ट में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वो कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। और वो करंट तब तक रहेगा जब तक कि वो मोशन हो रहा है, यानी जब तक मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के अराउंड चेंज हो रही है तब तक ये करंट इंड्यूस होगा। अब 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ए पार्ट है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये चीज़ आपने बुक में पढ़ी होगी, एक सर्कुलर लूप है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा, कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ए पार्ट में देख सकते हो ये जो डायग्राम ड्रॉ है इसको आपको बनाना है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। कैसे बना, कैसे डायरेक्शन आया, इसको हम समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। मान लो इधर से करंट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे गोल से घूमते हुए इधर से निकल जा रहा है, ठीक है। एक लूप के शेप में है, सर्कुलर। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किस तरह से निकालेंगे, यानी हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला जा सकता है, लेकिन हमको ड्रॉ करने को कहा है तो हम सिर्फ 2 पॉइंट में निकालेंगे कि नीचे साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हमको बना देना है और टॉप पोजीशन पे हमको बना देना है, ठीक है। तो अच्छे समझने के लिए मैंने ये एक सर्कुलर चीज़ ली है, इसकी मदद से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि ये जो हमारा थंब है ये करंट का डायरेक्शन शो करेगा, तो बाकी जो हमारी फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगी। तो अगर जैसे नीचे साइड मुझे निकालना है तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि थंब हमारा करंट शो करेगा। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। नीचे साइड में देखो इस तरह से अगर हम फिंगर्स करें और ये हमारा जो है थंब है। अच्छा, आप बुक में देखोगे तो आपको जो लूप है वो थोड़ा सा चपटा दिखेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखो अगर हम ऐसे कर दें तो ये थोड़ा चपटा दिखे कि नहीं, क्यों करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को अच्छे से दिखा सकें। क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको सही समझ नहीं आएगी। देखो यहाँ नहीं समझ में आ रहा किस डायरेक्शन में जा रही। थोड़ा सा अगर मैं इसे टर्न कर दूँ तो अब देखो नीचे साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, अब यहाँ से निकाल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये इस साइड से ऐसे जाके ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना, इधर से इधर की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी जो फिंगर जहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एंड हो रही है ये डायरेक्शन होगा। तो आपने यहाँ निकाल लिया कि नीचे साइड में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। इसी तरीके से अगर हम इसे ले जाकर ऐसे ऊपर कर दें यहाँ पर, अब यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा इसी डायरेक्शन जैसे हमने पहले टर्न किया था इधर राइट साइड से उठा के, तो यहाँ देखो अब फिंगर्स का डायरेक्शन देखो किस तरह से है, ये है इस तरह से फिंगर का डायरेक्शन है। यानी इस केस में अब यहाँ से ऐसे जा रही है एंटी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये हमारा करंट डायरेक्शन ये था और इस तरह से हमारी जो बाकी फिंगर्स थी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगी। थोड़ा सा हमने ऐसे ऐसे टर्न किया तो ये हमको डायरेक्शन शो कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगा, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो कि डाउनवर्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी ऐसे इधर साइड से नीचे जाके ऐसे ऊपर जाएगा, और ऊपर साइड में हम देखेंगे तो हमें क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होगा। और ऊपर साइड में अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है, आपको नाम बताना है और उस रूल को भी बताना है जिसके ज़रिए हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का।
इनसाइड एंड अराउंड द लूप। तो ये जो हमने डायरेक्शन बताया वो किस रूल के जरिए बताया ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या है, इट स्टेट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड in such a way that the thumb point towards the direction of the current, then the fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई कंडक्टर उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको आप राइट हैंड से पकड़ लो, आपका जो थंब होगा वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा और जो बाकी आपकी जो 4 फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो करेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8th वाला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके 2 यूजेस आपको बताने हैं। तो आप लिख सकते हो अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक सोलिनॉइड है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। एक छोटी सी डिफिनीशन ये हो गई, और इससे अच्छी डिफिनीशन जो अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है वो ये है कि जब एक सॉफ्ट आयरन को प्लेस किया जाता है इनसाइड अ सोलिनॉइड कैरिंग करंट, द सॉफ्ट आयरन पीस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपका सोलिनॉइड था, ये ऐसे कॉइल थी पूरी, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था। आपने क्या किया, ये जो आपका है, ये जो रॉड आप देख रहे हो ना, ये एक सॉफ्ट आयरन है, इसको आपने इसके अंदर डाल दिया। तो एक सॉफ्ट आयरन को आप सोलिनॉइड के अंदर प्लेस कर दोगे, वो सोलिनॉइड इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो जब तक इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा ये जो आपका सॉफ्ट आयरन है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसी मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, नहीं जब तक सोलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। जैसे करंट आप बंद कर दोगे, सॉफ्ट आयरन को निकाल लोगे तो ये एक मैग्नेट नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम स्टील को यूज़ कर लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो परमानेंटली मैग्नेटाइज कर देता है, यानी करंट बंद कर दोगे उसके बाद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये एक खास बात होती है कि जैसे ही आप सोलिनॉइड में करंट फ्लो करना बंद कर दोगे तो जो भी मैग्नेटिज्म है इसका सॉफ्ट आयरन का वो लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूजेस बताना तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक बेल्स हो गए, या और भी बहुत से यूजेस हैं वो लिख सकते हो। 2 बताने थे, ये हो गए। अब आपको लेबल डायग्राम बनाना है और शो करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। तो ये डायग्राम है, आपको मैंने दिखाई दिया है कि आप ऐसे सॉलिनॉइड बनाओगे, ऐसे कॉइल बनाओगे जो कि एक नॉन कंडक्टिंग किसी सर्कुलर जो आपका ट्यूब टाइप का होगा उसी पे इसको आपको वाइंड करना है, ऐसे बांध देना है, लपेट देना है, और इस वायर को आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। इधर आपको स्विच लगा देना है और करंट का डायरेक्शन दिखा देना, बस इतना हो गया। अब सी वाला पार्ट है, स्टेट द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो मैंने आपको बता दिया ना कि हम सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ समझ लेते हैं। जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है उसका इस्तेमाल होता है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ या कह सकते हो पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है वो बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, ऐसे समझो, ये आपका सोलिनॉइड है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो सॉफ्ट आयरन है इसको भी मैग्नेटाइज कर दे रही है, यानी ये भी अब मैग्नेट बन गया, और ये मैग्नेट बन गया तो ये भी एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से मान लो M' कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो इन दोनों को मिला के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। एक तो सोलिनॉइड की M और जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसकी M' मिला के टोटल अब ये स्ट्रेंथ शो करेगी। तो आप यहाँ समझ गए कि हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं तो उससे जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। अब डी वाला पार्ट है, लिस्ट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मटेरियल है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। मान लो जैसे हमने सॉफ्ट आयरन लिया है ना, तो कोई दूसरी चीज़ हम नहीं ले रहे हैं, सॉफ्ट आयरन ही हमने लिया है, वही मटेरियल है। अगर हमको स्ट्रेंथ और बढ़ानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 रास्ते आपको बताने हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप करंट इंक्रीज कर दो। सीधी सी बात है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट आयरन जो कोर होगा वो मैग्नेटाइज होगा, तो इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी जितना ज़्यादा टर्न होगा इस यानी हर टर्न की वजह से, हर एक कॉइल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे मान लो यहाँ से M प्रोड्यूस हुई, तो जितना ज़्यादा टर्न होगा उतनी ज़्यादा होगी, इस वाले से M, इस वाले से भी M, इसी तरह होती जाएगी। जितना ज़्यादा टर्न इसमें होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और फिर से वही बात कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ये जो कोर है आपका, जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है, चाहे सॉफ्ट आयरन या जो भी, वो और ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। और तीसरा रीज़न भी होता है
अब वो ये कि हम मटेरियल चेंज कर दें, लेकिन यहाँ हमसे कह दिया था कि मटेरियल हमको चेंज नहीं करना है। अगर कुछ ना कहा होता है कैसे हमको बढ़ाना है, तो 3 पॉइंट इस तरह से आप लिख सकते हो। अब 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी आपको डायग्राम बना के पूरा शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, वो चीज़ हमने देख ली पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना है, तो देख लेते हैं। डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन ये लिखना पड़ेगा। एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विच बिकम्स लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है। जैसे ये सेंटर है, इसके अराउंड हमने एक सर्किल बनाया, और ये हमने एक सर्किल बनाया, ये हमने एक सर्किल बनाया, तो ये सारे जो तीनों सर्कल्स हैं वो कैसे होंगे, कंसेंट्रिक होंगे, यानी इन सब का सेंटर सेम है। तो यहाँ भी देख लो ऐसे ही सर्कल्स बन रहे हैं जिनका सेंटर सेम है। तो हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे हमने निकाला, अगर इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट में निकालोगे, कहीं पर भी निकालोगे, सब जगह ऐसे ही आपको सर्कल्स देखने को मिलेंगे। तो सर्कुलर लूप के अंदर हर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि जैसे ही हम वायर से दूर होते जाएंगे वो बड़ी होती जाएंगी। यानी ये जो हमारा पूरा ये वायर था, इससे जितना दूर जाते जाओगे ये जो सर्कल्स हैं उतने बड़े होते जाएंगे। वायर के करीब देखो सर्कल ये छोटा सा है, और दूर गया और बड़ा हो गया, और गया तो और बड़ा हो गया। इस तरह जितने दूर जाते जाओगे उतना ही ये सर्कल बड़े होते चले जाएंगे। अब जो लूप का सेंटर है वहाँ पर जो लाइंस है वो स्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगी, यानी हर जगह तो आपको ये सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन बीच में देखो यहाँ पर स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि देखो इस साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसे ऊपर की तरफ ले जाना चाह रही है कि इस तरह से टर्न हो जाए। यहाँ पर से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसे नीचे की तरफ ले जाना चाह रही है। तो भाई एक हाथ पकड़ के आपका कोई राइट साइड ले जाए और लेफ्ट हैंड आपका पकड़ के लेफ्ट साइड खींचे, दोनों बराबर फोर्स से, तो आप क्या रहोगे, बीच ही में रहोगे। तो यही चीज़ होता है बीच में, दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो लग रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और बराबर फोर्स रहती है, इसलिए ये बीच में ही रहता है, स्ट्रेट ही रहेगा। इसका बी वाला पार्ट है, वाई इज दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग क्वाइल हैविंग एन टर्न्स, यानी कोई क्वाइल है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कोई एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, कितने भी टर्न है उसके अंदर, तो वो एन टाइम्स होती है एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न, यानी लूप। यानी एक अगर लूप है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मान लो एम हो रही है, तो अगर ऐसा कॉइल है जिसकी मान लो ये एक टर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मान लेते 5 टर्न है, तो यहाँ पर कितनी, जितने टर्न उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड, एक से एम मिल रही थी तो यहाँ पर कितनी मिलेगी, 5m मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर से जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये डिपेंड होगा करंट पे, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर n टर्न्स है, तो वहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो n टाइम्स ज़्यादा होगी जो कि सिंगल टर्न में प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है हर टर्न के अंदर, हर एक लूप के अंदर, उसका डायरेक्शन सेम है, यानी एक सेम ही करंट तो सब जगह सारे कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, तो जो फील्ड है वो जस्ट ऐड हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आपका ऐसे कॉइल है, ठीक है, इस तरह से है, तो करंट मान लो इसके अंदर ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ गया, फिर ऐसे घूम के जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से जाएगा, इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे घूमेगा और ये यहाँ पर ऐसे होगा। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे, देख रहे हो, वही करंट, मान लो आई करंट यहाँ पर भी, आई करंट यहाँ पर भी, आई करंट यहाँ पर भी, इस आई की वजह से एम मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर, इस टर्न के अंदर, इस वाले टर्न के अंदर एम मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी एम। तो जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी, यानी एक टर्न में जितना है, जितने टर्न होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी। एक में एम है तो मान लो 3 टर्न्स है तो 3m हो जाएगा, ठीक है। अब 10th वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने राइट हैंड रूल अभी देखा था, अब आपको लेफ्ट हैंड रूल बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो आप अपने थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से ओपन करोगे कि आपस में सबका जो एंगल है वो 90 डिग्री बने, यानी थंब और 4 फिंगर के बीच में 90 डिग्री बने। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री और मिडिल फिंगर और थंब के बीच में भी 90 डिग्री बनेगा। तो आपका जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, किधर फोर्स लग रही है, या कह सकते हो किधर मोशन हो रहा है, किधर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जो आपकी 4 फिंगर है वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है,
और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम समझ गए। अब स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसमें क्या होता है, आपको फैलाना है, स्ट्रेच करना है। आपका जो थंब है, 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है आपके जो लेफ्ट हैंड है उसकी, इस तरह से कि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी हर जो फिंगर है वो आपस में 90 डिग्री बनाए। तो जो आपका 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी, जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन शो करेगी, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या कह सकते हो जो फोर्स एक्ट हो रही है कंडक्टर पे उसका डायरेक्शन शो करेगी। अब बाकी जो आपका BCD वाला पार्ट है ये इस बार यानी आपके जो 2022 का टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको नहीं तैयार करने हैं। तो बस हम यहीं तक रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से आए थे 2020 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप चाहते हो इसी तरह से मैं और चैप्टर्स की भी वीडियो लाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना फीडबैक यानी आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बता सकते हो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर वीडियो बनाने का मन करता है। तो और भी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की वीडियो देखनी है वो भी मिल जाएगा। चैप्टर्स आपको पढ़नी है वो सारा आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। यानी वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो का सिंबल बनकर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, उसी के अंदर सब मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।